क्लास नाइन्थ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोड है 402, यूनिट नंबर 5 ग्रीन स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर हम देख रहे हैं सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, यानी समाज और पर्यावरण। हार्मफुल रेडिएशन, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। तो जो ट्रोपोस्फियर होता है ये तकरीबन ग्राउंड से करीबन 9 से 14 किलोमीटर तक होता है। ये बदलता रहता है समय के अनुसार, गर्मी ठंडी में। तो यहाँ हमारा से और इसके आगे जितने भी आप अलग अलग लेयर्स देख रहे हैं, इनका कोई ना कोई काम है। इनका काम ये है कि ये हमें सन की या फिर जो सूरज से हार्मफुल यानी हमको जो नुकसान पहुंचा सकती हैं ऐसी रेडिएशंस जो आती हैं उनको ये रोकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर है वो ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर, अब ओजोन लेयर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें ओजोन गैस होती है, O3 गैस, यानी कि ओजोन गैस होती है। और ये हमें जितनी भी पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट लाइट आती है, अगर ये ओजोन लेयर नहीं होगी तो सीधा अल्ट्रावायलेट, आप देखेंगे कि जो आजकल जो क्रीम होते हैं, स्किन क्रीम, उसमें आप बताएंगे SPF नंबर बताया जाता है। वो क्या है? वो आपको अल्ट्रावायलेट रे से सन की रोक रहा होता है, और वो भी ऐसी जो अर्थ तक पहुंच जाती है उनसे रोक रहा है। और आप सोचिए अगर असली में पहुंच गई, ओजोन नहीं होता तो क्या होगा? तो जितने भी हमारे क्लीनिंग केमिकल्स हैं, साफ सफाई में जो यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर में जो कूलेंट होता है, हमारे जो एयर कंडीशन है जिसमें जो गैसेस होती हैं, वो सारी की सारी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन को खत्म करती है। बेसिकली ओजोन क्या है? O3। तो इसके साथ जो भी कंबाइंड होगा, जो भी कॉम्बिनेशन बनता है इनका, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एटमॉस्फेयर में जाते हैं, और खास तौर पे हवाई जहाज के थ्रू जो नुकसान हो रहा है उसको आप बोल नहीं सकते। तो अगर ये हमारा पृथ्वी है और यहां पर हमारी ओजोन लेयर है, तो हो क्या गया है कि यहां पर बन गए गड्ढे, इसको हम कहते हैं होल्स, ओजोन होल्स। अब इन होल्स के थ्रू ये जो पराबैंगनी किरणें हैं इनके थ्रू आ रही हैं, और ये आ रही हैं तो इससे नुकसान हो रहा है। क्योंकि जैसे मैंने स्किन के बारे में बताया, अगर आप देखें तो यहां पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, उसके ऊपर एक होल है, और इससे लोगों को यहां पर स्किन कैंसर हो रहा है, चमड़ी का कैंसर हो रहा है। तो ये जो हमारी अलग अलग लेयर्स हैं, जिसमें खास तौर पे जो मैं आपको बता रहा हूं कि हम ये छतरी क्यों यूज करते हैं, हम अलग अलग क्रीम क्यों यूज करते हैं, उसका कारण यही है कि ये जो ओजोन लेयर है वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है। और हम जो ये सब पैदा कर रहे हैं उससे ये ओजोन लेयर टूटती है, इसमें गड्ढे होते हैं। प्रकृति का भी अपना एक तरीका है। तो डिजास्टर होते हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे फ्लड आती है, यानी पानी बहुत तेज आता है, बरसात हो जाती है, जैसे यहां पर एक आप एग्जांपल देख रहे हैं। अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आता है। ऐसे ये जो लैंडस्लाइड का एग्जांपल यहां मैंने दिखाने की कोशिश की है, स्टॉर्म्स आते हैं, बहुत तेज आंधी चलती है। अब क्योंकि हम प्रकृति का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रकृति के विरुद्ध जाके हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर अपने रहने के लिए डैम बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। डैम खास तौर पे ये बड़ा नुकसानदायी है। और बड़ी बड़ी जो हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, खास तौर पे ऐसी जगह पे जो आप कह सकते हैं जो भूकंप के अलग अलग क्षेत्र हैं, जोन कहते हैं इनको। तो इन जोन्स में अगर हम बनाते हैं तो जब ये भूकंप आएगा, क्योंकि पृथ्वी तो अपना काम करेगी, तो जो नेचुरल कैलामिटी या नुकसान, नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, या ऐसी अलग अलग घटनाएं हो रही हैं जो पृथ्वी करेगी, अगर हम मान लीजिए उसमें अपने ये चीजें जोड़ देते हैं तो ये बहुत बड़ी कैलामिटी हो जाती है। जहां पर एक आदमी या 2 आदमी का देहांत होता है या मरेंगे, वहां हजारों लोगों की तादाद में लोग मर जाते हैं, क्योंकि लोग प्रकृति का ख्याल नहीं रख रहे हैं, उन लेयर्स में जाके और ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदायी है। तो आप देखें जिस तरीके से नेचुरली हल्की आग लगती है, लेकिन कई बार हम ऐसा कुछ कर देते हैं तो उसके लिए पूरा का पूरा जंगल तबाह हो जाता है। सवाल ये उठता है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएंगे कैसे, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एडुकेशन। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपने शुरुआत से अगर मुझे सुना हो तो आपको मेरा दुख दिख रहा होगा। आप बोलेंगे कि ये इसमें लिखा तो है नहीं, ये क्या क्या बोल रहे हैं, इसके अलावा क्यों बोल रहे हैं? इसके अलावा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक आदमी हम आज जी रहे हैं, हमारे बच्चे भी होंगे और उनके भी बच्चे होंगे,
वो कैसे जिएंगे? हम तो सब कुछ खराब कर रहे हैं अपने आडंबर के लिए, अपनी लग्जरी के लिए। तो हमको इनको पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा हमको। स्कूल, इसलिए आप टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं ये लिखा हुआ है कि जब तक हम जानकारी नहीं देंगे, जब तक हम ये स्किल पैदा नहीं करेंगे लोगों की कि भाई जो एनवायरनमेंट है वो आपके लिए है, आप ही इसको संवार सकते हैं, आप ही इसको खराब कर सकते हैं, आप इसको बर्बाद कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का मतलब केवल यही नहीं होता है कि आप ट्रैफिक रूल को फॉलो कर लें या जो रूल रेगुलेशन है। रूल रेगुलेशन कुछ ऐसे भी है जो ऑलरेडी आपको पता है कि आप पेड़ काटेंगे तो पेड़ बढ़ने में सालों लग जाते हैं। अगर आप आज फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, और जो गैस वैस पैदा होती है, अगर आपने ओजोन लेयर में एक छेद दे दिए और आगे के लोग क्या करेंगे? उनको सबको स्किन कैंसर होने लगेगा। तो ये नुकसान हमें समझने हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हमको पर्यावरण के बारे में जानकारी चाहिए। हमें जानना पड़ेगा कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किस लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें जानकारी मिलनी चाहिए, या अगर हमारे पास जानकारी है तो हम दूसरे को देंगे कि भाई हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो पर्यावरण है, जहां हम रह रहे हैं, वो कितना जरूरी है हमारे लिए। अगर उसमें जरा सा भी हम उसको हिलाते हैं या खराब करते हैं तो वो हमें खा जाएगा। दूसरी चीज इसमें आती है कि हमको देखिए, एक तो कहा गया लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट, आपको एनवायरनमेंट के लिए पढ़ना। दूसरा है लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट। अब थ्रू द एनवायरनमेंट के मतलब क्या है? अब ये बच्चा इस प्लास्टिक को उठा के इस कचरे के उसमें डाल रहा है, यानी कि अगर आप किसी तरीके से पर्यावरण में जाएंगे, अगर आप अपने घर में बैठे हैं, घर से गाड़ी में गए और सीधा स्कूल गए, स्कूल से फिर आप ट्यूशन गए और ट्यूशन से सीधा वापस घर आ गए, या फिर आप मॉल्स में चले गए, या पिक्चर देखने चले गए, या फिर कुछ रिक्रिएशन के लिए चले गए, यही तो होता है जिंदगी में। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि हम पर्यावरण में जाते ही नहीं है, हम जंगलों में केवल आनंद करने के लिए जाते हैं। तो ये जो हम एनवायरनमेंट में हमें जाना पड़ेगा, हमें क्लासरूम से बाहर निकलना पड़ेगा, और हमको अपने खुद का हाथ, जैसे ये बच्चा कर रहा है ऐसे खुद अपने हाथ लगाने पड़ेंगे, इसमें हमको हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। यानी कि हम देखेंगे कि भाई प्रॉब्लम है क्या, हमको समझाया जाएगा, और अपने एक्सपीरियंस, हमें जो एक्सपीरियंस मिलेगा उससे हम पता कर पाएंगे कि हाँ ये नुकसान है, ये दिक्कत है, और कैसे इसको सॉल्व किया जाए। एनवायरनमेंट जो है उसको किसी तरीके से हमें उसका जो हम उसे जो बर्बाद करते हैं उसको कम करना है। यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कम से कम यूटिलाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बचाने की कोशिश करें। ये ग्रीन प्रोसेसेस हैं, जो भी काम करें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम करें। जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए होनी चाहिए, या ऐसी ना हो कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। और बिजनेस को ऐसा ना बना दें या फिर डेली एक्टिविटीज़ हमारी जो हो उनमें हम ये चीज़ें जोड़ें कि भाई अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम पेड़ उगाएं, गंदगी साफ करें, या कम से कम हम ये कर सकते हैं कि अगर हम जैसे 100, एक नंबर बता रहा हूँ, 100 यूज़ करते हैं तो 10 कर दें उसको, ताकि 90 जो है वो आगे के बच्चों के लिए, इन बेचारों के लिए आगे बचा रहे। लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट। लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि भाई आपको जब एनवायरनमेंट का कुछ होता है तो आपको रिस्पॉन्स जो देना है, यानी फिर आपको जो आपका जो शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो रिस्पॉन्सिबल आना चाहिए। कि भाई हाँ, कोई कहेगा कि यार चलो पेड़ काटते हैं, तो आप बोलेंगे ना बिल्कुल पेड़ नहीं काटना है, पेड़ काटने से ये हो जाएगा, पेड़ काटने से वो हो जाएगा। कोई बोलेगा कि चलो भैया गंदगी यहीं फेंक देते, नहीं, इसको पहले हम अलग अलग करेंगे, 2 भाग में करेंगे, वेट वेस्ट अलग करेंगे, ड्राई वेस्ट अलग करेंगे, फिर हम आगे देंगे। तो ये हमारी अगर जिंदगी में नहीं उतरेगा तो हमारी जिंदगी बचेगी कहाँ? हमें समझना होगा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इनको 3 R's बोलते हैं। 3 R's का मतलब ये है कि ये हमको किस तरीके से मदद करेगा, ये 3 R's, कि हम एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बचा सकें। ये आज का जो वेस्ट मैनेजमेंट है, मतलब देखिए कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो वेस्ट पैदा नहीं करता। हम खाते हैं, हम वेस्ट पैदा करते हैं, हर जानवर, हर पेड़, सब वेस्ट पैदा करते हैं। इसके अलावा जब ये वेस्ट निकलता है तो इसको कैसा मैनेज किया जाए। हम क्या करते थे, पहले कचरा आया, पॉलीथीन में डाला, काली पॉलीथीन में बाहर फेंक दिया, या कचरे के डब्बे में डाल दिया। अब ऐसा काम नहीं चलेगा दोस्तों। आपको रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करना ही पड़ेगा। तो रिड्यूस का मतलब क्या है कि भाई जो चीज की आवश्यकता ही नहीं है उसको क्यों यूज करना। अभी कोरोना काल में देखा आपने कि हम कैसे लॉकडाउन में घर के अंदर रहे, हम केवल कम संसाधनों से हमने काम चलाया। तो अगर आप कम चीजें यूज करेंगे तो वेस्ट भी कम पैदा होगा। जब मतलब जो वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, वो कम पैदा होगा। हाँ, अगर आप कहेंगे कि मैं यार इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकता हूँ, नगर निगम वाले करेंगे या कचरा साफ करने वाले करेंगे, तो आप एक काम करिए, आप शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, तो शॉपिंग के लिए आप जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपकी कोई पैकेजिंग है, उसमें कम से कम पैकेजिंग वाली चीज़ यूज़ करिए।
ऐसा आइटम जिसको आप डिस्पोज करना चाहते हैं, फेंक सकते हैं, उसको मत यूज़ करिए। जो प्लास्टिक है इसका बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए, ये तो कम से कम कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे यार पॉलीथीन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप जूट बैग का इस्तेमाल करिए, मतलब जिससे बोरा बनता है ना वो, या कपड़े के क्लॉथ का इसके बैग का इस्तेमाल करिए, ये तो कर ही सकते हैं। तो रिड्यूस तो आपको कम से कम इस्तेमाल करना है चीज़ों का, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको भूल जाइए। और रीयूज़ का मतलब ये है कि भाई आपने कोई चीज़ इस्तेमाल कर ली, फिर उसको फेंकना नहीं है, उसको दोबारा यूज़ करिए। जैसे मान लीजिए कोई शर्ट है आपकी, या कोई महिला की कोई कुर्ती है, तो क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए आप पिलो कवर बना लीजिए, यानी तकिया, पिलो कवर तकिया का कवर बना लीजिए, या आप रैग्स बना लीजिए, यानी जिससे आप पैर पोंछ सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। रिसाइकल का मतलब ये होता है कि भाई आपने कोई चीज़ जब यूज़ कर ली तो उसको, क्योंकि अब क्या है कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए आपने एक प्लास्टिक आइटम यूज़ किया है ना, ये प्लास्टिक आइटम है। अब आपको पता है कि ये जब आप फेंकेंगे तो ये दोबारा इंडस्ट्री में जाएगा, इंडस्ट्री में जाके फिर इसको पिघलाया जाएगा, उसमें एनर्जी लगेगी, उसमें टाइम लगेगा, उसमें मेहनत लगेगी, फिर ये दूसरे में इसको बनाया जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट 1 था, ये प्रोडक्ट 2 बनेगा, तो इसमें सारी मेहनत लगेगी और फिर ये आपके पास आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक नॉर्मल एक प्रोडक्ट को रिसाइकल करने जाएंगे तो आप इतनी ज़्यादा एनर्जी खराब होगी, इसकी पूछे मत। तो रीयूज का मतलब ये है कि अगर आपके पास कुछ वेस्ट है तो आप इसको दोबारा यूज़ करिए, क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे या मैन्युफैक्चर के लिए हो जाएगा तो वो पोल्यूशन भी करेगा। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी उसका मतलब पोल्यूशन बढ़ गया, है ना। जैसे एल्यूमिनियम और जो स्टील के प्रोडक्ट है वो बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मेटल, धातु, पेपर, ग्लास हो गया या प्लास्टिक, ये सारे रिसाइक्लेबल है, तो प्लास्टिक को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक का नया प्लास्टिक तो बना सकते हैं, बन सकता है। जो किचन का जो गीला वेस्ट है, वेट वेस्ट जिसे हम कहते हैं, उसको आप लीजिए, उसको धरती में दबाइए, उससे कंपोस्ट बनाइए। क्यों नहीं बना सकते, कंपोस्ट बनाइए इसको। आप गंदगी सब, मतलब सब्जी हर दिन हम सब्जी खाते हैं और हर दिन हम फेंकते हैं, तो उससे हम फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं। तो हर एक घर में ये एक चीज़ होनी चाहिए, मतलब ये एक रिलीजियस, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना, वैसे ही वेट हमारा जो गार्बेज है और ड्राई गार्बेज, इसको हमको अलग करना है, बिल्कुल सब चीज़ें अलग करनी है, तब हमें आगे देना है। जैसे आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, वर्मी मतलब ये होता है केचुआ, तो अगर आप गंदगी डालेंगे और उसमें केचुआ डाल देंगे तो अपने आप वो वर्मी कंपोस्ट बना देगा, आपको कुछ नहीं करना है। ड्राई गार्बेज आप दे सकते हैं, वैसे अगर ना यूज़ कर रहे हैं तो उसको वो रिसाइकल हो सकता है, राइट। तो जो नॉन टॉक्सिक सॉलिड वेस्ट हैं, नॉन टॉक्सिक मतलब जो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसको आपको अलग करना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ऐसी ये कहाँ जाता है ये किसी न किसी जगह आपका नगर निगम का आदमी उठाएगा कचरे के डब्बे से और कहीं जाके लैंडफिल में डाल देगा। अब आपको, जैसे मैंने दिल्ली का एग्जांपल दिया था, दिल्ली में जब आप एंटर करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा सा पहाड़ मिलता है, आप इतने से हैं उस समय, ये कार है आपकी, तो जो पहाड़ दिखता है आपको वो कचरे का पहाड़ है, उसमें चील है, तो आसपास के चील घूम रही है, तो आसपास के लोगों का क्या हाल होगा सोचिए आप, क्योंकि वहां से लीकेज भी हो रहा है, गंदगी भी हो रही है, जमीन भी खराब हो रही है, ग्राउंड वाटर जो आप पिएंगे वो भी खराब हो रहा है। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो मैंने जो आपको रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल की बात बनाई, इसका एग्जाम्पल दे सकता है। कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, देखिए सबसे पहली चीज ये है कि हर एक नोटबुक में जो आप पेपर यूज कर रहे हैं वो ट्री से आता है। जो भी आप किताब यूज करते हैं वो ट्री से आता है, मतलब पेड़ कटते हैं तब आप किताब पढ़ते हैं। तो आप जब लिखते हैं तो बहुत सारी स्पेसेस मत छोड़िए, कम स्पेस छोड़िए, पेपर को वेस्ट मत करिए, बार बार यूज करिए। आपको पता है जो गांधी जी थे हमारे, वो जो उनको लेटर्स आते थे उसके ऊपर लिखते थे। लेटर्स जो होते ना, अंतर्देशीय लेटर आते थे, पहले पोस्ट कार्ड आते थे, उस पर लिखते थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि रीयूज का अगर एग्जाम्पल देखें कि एक ही चीज को हम बहुत देर तक यूज करें या दोबारा यूज करें। अगर आप एक पेपर देख रहे हैं तो दोनों साइड यूज करिए इसको, है ना। अपनी जो ओल्ड बुक है वो किसी को दे दीजिए, नोटबुक है वो किसी को दे दीजिए, तो इससे क्या होगा, रीयूज हो जाएगा और बेचारे किसी और का भला भी हो जाएगा। जाके मत बेच दीजिए या उसको कचरे में मत डाल दीजिए। रिसाइकल का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, अब आप देखें पेपर, इससे पेपर दोबारा बन जाता है। पेपर मैश, ये एक तरीके का, ये समझ लीजिए कि पेपर पीसेस हैं, पल्प है, जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। अब अगर इसके साथ हम एडेसिव डालें, ग्लू डालें, स्टार्च डालें, वॉलपेपर पेस्ट बन जाएगा। तो कहने का मतलब है एक पेपर का वेस्टेज ना हो, पेपर का रीयूज हो जाए। जो मैंने पेपर का ही एग्जांपल दिया तीनों में,
तो इसका रीयूज हम कर सकते हैं, पेपर का ही पेपर बन सकता है दोबारा। उसके लिए थोड़ी सी हम अगर मेहनत कर लें तो हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, थोड़ी सी कम हो जाएंगी। क्या हमारे एक्शंस होने चाहिए अगर हम एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए निकले हैं? क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो उसके लिए सबसे पहले समझ लीजिए कि एयर पोल्यूशन कैसे हम इसको अवॉइड करेंगे और हमको क्या करना है। तो एयर पोल्यूशन अगर हो रहा है तो आपको जो भी जल रहा है, जैसे अगर आपके घर से कोई कचरा निकल रहा है उसको जलाइए मत। जैसे पराली जलाते हैं उनको मत जलाइए। पराली मतलब होता है कि जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, तो एग्रीकल्चर के बाद जैसे क्रॉप निकाल लिया, अपने धान वान निकाल लिया, उसके बीज निकाल लिया, उसके बाद जो भी बचता है उसको जला दिया जाता है। आप क्या करेंगे कि आपको करना क्या है कि नेचुरल वेंटिलेशन लीजिए ना। अगर आपका घर है तो आप इसको थोड़ा सा खोल के रखिए, फैन का इस्तेमाल कम से कम करिए। पता चला कि दिन में भी लाइटें जल रही हैं, दिन में भी ऑफिस में खासतौर पे आप बाहर निकल गए, फैन चल रहे हैं, एयर कंडीशन चल रहा है। एनर्जी यूज, इस पे क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या लाइट, मैंने कहा कि जब उसकी जरूरत नहीं है, चलिए लाइट को जला के भी रख दीजिए। आजकल लाइट तो खैर एलईडी वगैरह की आ गई है, लेकिन जो फैन होता है उसमें तो मोटर होती है, तो जिसमें भी मोटर होगी वो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेगा। एक ज़रूरी चीज़ ये होती है कि भाई आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए, आप साइकिल का यूज़ करिए, कार का इस्तेमाल मत करिए, सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर लीजिए। वाटर पॉल्यूशन की जहाँ तक बात आती है तो यहाँ पर देखिए कि आप गंदगी पानी में डालना ही नहीं है, चाहे रिवर हो, चाहे नदी हो, चाहे लेक हो। आपको क्या करना है, पानी है उसको रिसाइकल कर लीजिए। जो पानी रेन से आता है, बरसात से जो पानी आता है, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, उससे यूज़ कर सकते हैं, या उससे हम प्लांट को गार्डनिंग में पानी दे सकते हैं। वेस्ट अगर क्या करना है, सबसे पहली बात तो प्लास्टिक आपको बिल्कुल नो कर देना है। और जो आपका वेस्ट है उसको आपको वेट वेस्ट जो आपके खाने वगैरह से बनता है, मतलब सब्जी वगैरह से निकलता है, और ड्राई वेस्ट, ये इसको अलग कर देना है, ठीक है। और केमिकल्स इन फूड, अब पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का जितना कम से कम इस्तेमाल है, खासतौर पे फार्मर्स जो लोग हैं वो कम से कम करें। आपको ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करनी है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है कि कोई भी केमिकल, कोई भी बाहर की चीज़ यूज़ ना हो। फॉरेस्ट प्लांट्स, जितना पेपर बनता है वो सब ये पेड़ों को काट के बनता है। इन पेड़ों को कम से कम काटना है आपको, या कटवाना है, तो पेपर कम से कम यूज़ करिए। आजकल तो खैर मैक्सिमम चीज़ डिजिटल हो गई है, अच्छी बात है। जो पेपर है उसको रीयूज़ कर लीजिए। और जहाँ तक वाटर की बात आती है, अवॉइड वाटर। अब देखें, जितना हम पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक, उतना पानी क्योंकि अलग फॉर्म में चेंज हो जाता है, फिर उसको हम कैसे दोबारा यूज़ करेंगे? क्योंकि पानी का एक चक्र है और वो चक्र पूरा होने में बहुत टाइम लगता है, और साफ पानी आना बहुत बहुत मुश्किल का काम है। तो नहाने के समय, खाने के समय, धोने के समय, सब पानी का कम से कम इस्तेमाल आपको करना है। चलिए अब सवाल जवाब देखेंगे। व्हाट आर सम ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस कॉज ड्यू टू मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर? तो क्या क्या एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, इसके वैसे आंसर मैंने यहां पर दिए हुए, अगर आप देखें तो पहली चीज ये है कि एनवायरमेंट तो ठीक नहीं कर रहा है, और पोल्यूशन भी कम नहीं कर रहा है, फॉरेस्ट एरिया तो कम हो ही रहे हैं इसमें। और सम ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस ये हो रहे हैं कि केमिकल पॉल्यूशन हो रहा है, डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरियाज के कारण चीजें हो रही हैं। तो आप ए को टिक करेंगे, वैसे डी भी इसमें टिक कर सकते हैं, लेकिन हम ए ही करके रखते हैं, ठीक। वैसे डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया भी एक लेकिन एनवायरमेंटल चेंज है। हाउ कैन वी कंजर्व आवर हेल्थ एंड एनवायरमेंट? कैसे हम कर सकते हैं? ऑर्गेनिक क्रॉप्स हम ग्रो करेंगे, बिल्कुल सही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चूज ऑल दी करेक्ट ऑप्शन लिखा है, तो इसमें हमें मल्टीपल चूज करना है, यहाँ नहीं लिखा, इसलिए मैंने ए ही किया है। और आपको बता रहा हूँ डी भी सही हो सकता है, लेकिन एक ही कहा गया तो एक करेंगे। हाउ कैन वी कंजर्व दी हेल्थ एंड एनवायरमेंट? तो ऑर्गेनिक क्रॉप्स आपको उगानी है, नेचुरल फर्टिलाइजर यूज़ करिए, वेस्ट वाटर को मैनेज करिए, और यूज़ मोर एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनिंग तो कम से कम करनी है आपको। तो अगर आप देखें तो इसमें 3 टिक कर देते हैं, 1, 2 और 3, ये गलत हो गया। अब तीसरे पे आते हैं। अ स्टील फैक्ट्री बर्न्स फायरवुड एंड चारकोल फॉर हीटिंग एंड मेल्टिंग द स्टील, व्हाट आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट? एक स्टील फैक्ट्री है जो लकड़ी भी जला रही है और चारकोल भी जला रही है, तो क्या पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं? ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट अगर बढ़ेगी तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बढ़ेगा, डिक्रीज तो नहीं होगा। इंक्रीज एयर पॉल्यूशन, बिल्कुल सही है, फायरवुड और चारकोल दोनों ही आपके पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। डिक्रीज एयर पॉल्यूशन तो नहीं होगा, तो इसका ए और सी सही आंसर है। आप देखिए ये ए और सही आंसर है, ठीक है।
ओके, राइट शॉर्ट आंसर्स। तो हम एक एक करके देखते हैं इसको। तो कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज हैं, एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो अगर मैं आपको कैटेगरी के हिसाब से बताऊं तो एनर्जी रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, उसमें भी फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऐसे तमाम तरीके के आते हैं। लेकिन अगर हम बड़ी कैटेगरी देखें तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल मतलब ये होता है एक बार आपने यूज़ कर लिया तो फिर वो दोबारा आ जाएंगे। जैसे सन की एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होनी, हमेशा सन या सूरज की रोशनी आनी है। पानी जितना है वो रहेगा। बायोमास मतलब पेड़ पौधे उगते रहेंगे। जियोथर्मल ज़मीन, क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत टेम्परेचर है तो ये गर्मी हमको मिलती रहेगी। ऐसी हवा हमेशा चलती रहेगी। तो अगर हम हवा को इस्तेमाल करें, एक विंड मिल बना दें, या फिर किसी तरीके से हम इनको यूज़ कर पाएँ, सोलर एनर्जी से हम खाना बना सकते हैं, बैटरी चल सकती है। तो ये सारे हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हो गए या सोर्सेज हो गए। नॉन रिन्यूएबल में जो आते हैं वो है, नॉन रिन्यूएबल का मतलब एक बार हमने यूज़ कर लिया तो ख़त्म हो जाएंगे, या फिर इनको बनने में सालों साल लाखों साल लग जाएंगे। जैसे ऑयल है, क्रूड ऑयल की हम बात करते हैं, और इसी क्रूड ऑयल से आपका पेट्रोलियम भी बनता है, डीजल भी बनता है, केरोसिन भी बनता है, ऐसे तमाम चीज़ें बनती हैं। न्यूक्लियर एनर्जी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर वो एक बार यूज़ कर लिया तो बहुत समय लगता है। अब आइए कोल पे कोयला एक बार इस्तेमाल कर लिया तो वो तो एक तो पोल्यूशन भी फैलाएगा, ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। नेचुरल गैस भी क्योंकि यहीं से आती है, वो पेट्रोलियम तरीके से प्रोडक्ट को उसी को कहा जाता है। तो ये है इसमें। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन? पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं? अगर पोल्यूशन की मैं मेन कैटेगरी आपको बताऊं तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है। एक तो एयर पोल्यूशन है, हवा में जो पोल्यूशन जाता है यानी दूषण जाता है या कंटामिनेशन होता है या हवा ख़राब होती है। इसी तरीके से पानी में जब गंदगी जाती है तो पानी ख़राब होता है। ज़मीन पे जब आप गंदगी डालते हैं तो सॉइल डिग्रेडेशन होता है, ज़मीन ख़राब होती है। ऐसी जब बहुत तेज़ गाना या साउंड चलता है तो कान आपके ख़राब होते हैं। तो जो सोर्सेज है पॉल्यूशन के वो अथाह है। सबसे पहली चीज़ ये, जो अपनी गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ से आपका पोल्यूशन होता है। उससे आपका मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब निकलता है। अगर आप एग्रीकल्चर में यानी खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं, यानी इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, तो ये पीएच वैल्यू को ख़राब करता है। पीएच वैल्यू एक वैल्यू होती है जो आपको बताती है कि एसिडिक और बेस कंटेंट क्या है। तो इससे क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं या सॉइल में जितने भी तत्व रह रहे हैं, जैसे केंचुए वगैरह हो गए, वो सब मर जाते हैं या वो किसी तरीके से उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जब आप प्लास्टिक वेस्ट यूज़ करते हैं, जैसे आपका बॉटल हो गया, बैग हो गया, जब आप ज़मीन पे फेंक देते हैं या कोई भी गंदगी फेंकते हैं, इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो फ्लोरा एंड फौना है यहाँ पर ज़मीन पे कौन रहता है, इसमें जानवर रहते हैं, इसमें पेड़ उगते हैं, वो सब ख़राब होते हैं। इसी तरीके से जो गैसेस हैं जो हवा में हम छोड़ते हैं, खासतौर पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्योंकि ये सीधा ओजोन पे अटैक करती है, ओजोन लेयर पे। ऐसी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया, नाइट्रस ऑक्साइड बताया, अगर ये एयर में जाएंगी तो ये हमको बहुत ही परेशान करेंगी, हमारी ज़िंदगी एकदम खतरे में है। क्लासीफाई द फॉलोइंग अंडर द 3 रिस्पेक्टिव कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनको देखिएगा, इसमें जो इनएग्जॉस्टिबल है, जो कभी खत्म नहीं होंगी, उसमें आपका एयर है और सैंड है। सैंड मतलब बालू, हवा और बालू। रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि जो एक बार आप यूज़ करेंगे तो वो दोबारा आ जाएगी। जैसे हवा कभी ख़त्म नहीं होगी, फॉरेस्ट अगर आप एक जगह काट दें तो दोबारा वो उग जाता है। ऐसे फिश क्योंकि उसके प्रोडक्शन इतना ज़्यादा फिश है, वो उसमें कमी नहीं होगी कभी। अगर आपने एकदम से, क्योंकि 7 इतने सारे महासागर हैं और इतनी फिश है, लेकिन हम इसको भी ओवर फिशिंग कर रहे हैं। किसी एक जगह पे अगर ख़त्म हो गई तो वहाँ बनने में बहुत टाइम लगता है। नॉन रिन्यूएबल में बाकी सब आ जाएंगे, चाहे आप लोहा कहें, पेट्रोलियम कहें, चाहे आप मिट्टी कहें। मिट्टी को उस तरीके से बनने में, क्योंकि मिट्टी बनने में पत्थर का उपयोग होता है, पत्थर बहुत सालों में मिट्टी बनाती है, तो बहुत समय लग जाएगा इसमें। चाहे गोल्ड हो, पर्ल्स हो, गोल्ड मतलब आपका सोना, ये आपकी मोती हो गया, पर्ल्स, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी मैंने दिया है। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की, टॉपिक की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।